हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने वाले फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि 3 मार्क्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और 5 मार्क्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इससे पहले भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो आ चुका है और पूरा लेक्चर आया हुआ है कि कैसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना, सब कुछ बताया गया है। इससे पहले भी जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पूरा आंसर के साथ हम लोग डील किए थे। उस वीडियोस को आप देख सकते हैं। उसका नाम था अंतिम प्रहार। और आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे। कल हम लोग क्वेश्चंस और आंसर दोनों देख रहे थे और आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस देखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आएगा आपको गॉसेस लॉ का डेरिवेशन। गॉसेस लॉ का डेरिवेशन आएगा, या फिर आपको एम्पियर सर्किटल लॉ का डेरिवेशन। गॉसेस लॉ या फिर एम्पियर सर्किटल लॉ का डेरिवेशन 3 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा, दोनों में से कोई एक। आगे 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 आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का रिलेशन, अगर ये भी आता है अगर डेरिवेशन में, तो 3 मार्क्स में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आ गया आपको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस और डी ब्रोगली वेवलेंथ का डेरिवेशन, जिसका हम लोग लिखते हैं लेमडा इक्वल टू एच बाई पी लिखा जाता है ना। तो ये लेमडा इक्वल टू एच बाई पी का डेरिवेशन आ सकता है एग्जाम में। तो आपको देखना है डी ब्रोगली वेवलेंथ का डेरिवेशन, वेवलेंथ का डेरिवेशन आ सकता है। ये 4 नंबर वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। मास डिफेक्ट क्या है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है, आने की संभावना। इसके बाद में है आपका ब्रिस्टल्स लॉ, और ब्रिस्टल्स लॉ में हम लोग पढ़ चुके थे कि म्यू इक्वल टू 10 IP लिख रहे थे ना, म्यू इक्वल टू 10 IP। तो इसका डेरिवेशन भी आएगा। अगर ब्रिस्टल्स लॉ 3 मार्क्स में आया तो उस ब्रिस्टल्स लॉ क्या है उसको लिखना है, उसके बाद ब्रिस्टल्स लॉ का डेरिवेशन भी करके आपको दिखाना है। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन में आ गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मतलब फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दो लॉ है, दोनों लॉ को लिखना, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को उसका। 8 नंबर में क्वेश्चन दिया गया आपको एलसीआर सीरीज सर्किट में इंपीडेंस का मान क्या होगा, आपको निकाल के दिखाना है। इंपीडेंस जेड का मान निकालना है इन एलसीआर सीरीज सर्किट, डेरिवेशन करके दिखना है विद द हेल्प ऑफ फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के हेल्प से आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है डिफरेंस बिटवीन पारामैग्नेट, फेरोमैग्नेट और डायमैग्नेट। डाई, पारा, फेरो तीनों के बीच का डिफरेंस निकला। अगर आप 3 मार्क्स में है तो तीन तीन डिफरेंस आपको लिखना सीखना होगा, डाई मैग्नेट, पारामैग्नेट और फेरोमैग्नेट के बीच का डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया आपको रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हम लोग आई इक्वल टू एन ई ए वी डी था ना, तो इसका डेरिवेशन आपको करके दिखाना कि आई इक्वल टू एन ई ए वी डी कैसे बनेगा। 11 नंबर में दिया है वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल और आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तीनों का डिफरेंशियल लिखना कि वर्क फंक्शन किसे कहते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसे कहते हैं और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। आप देख लेना है इसको। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल 2025 में पूछा गया है, तो बोर्स एटॉमिक मॉडल पूछने का चांसेस बहुत कम है। आपको रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पूछने का चांसेस है। अगर रदरफोर्ड नहीं होगा तो ऐसा भी हो सकता है कि रिपीटेड होगा, तो बोर्स भी लिख लीजिएगा ना। बोर्स एटॉमिक मॉडल उसको भी पढ़ के जाना आपको, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आएगा या फिर बोर्स एटॉमिक मॉडल आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का लॉ क्या है आगे आगे लिखा गया आपको फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं, एक बार लिखा गया है, दोबारा लिख दिया, क्वेश्चन रिपीट हो गया। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसको देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे 15 नंबर में दिया है रिलेशन करेंट। क्वेश्चन नंबर 15 में रिपीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 में रिपीट हो गया रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, ये भी रिपीट हो गया क्वेश्चन, पहले लिखा गया उसको क्वेश्चन। उसके बाद 16 नंबर में क्या दिया गया, 16 नंबर में तो आपको आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट निकालना है, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग। और 17 नंबर में दिया आपको पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड बायस। ये सारे क्वेश्चंस आपको 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितने भी क्वेश्चंस दिख रहे हैं आपको, सारे क्वेश्चंस 3 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस को करके जाना आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग 5 मार्क्स के लिए। 5 मार्क्स का जो पहला क्वेश्चन है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डायपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट कहेंगे या फिर उसको बाइसेक्टर कहेंगे। देखो एक्सियल पॉइंट आ सकता है या फिर इक्वेटोरियल पॉइंट पे आ सकता है, तो आपको दोनों को देख के जाना है। हम यहाँ पे लिखे आपको इक्वेटोरियल पॉइंट, आप एक्सियल पॉइंट को भी पढ़ लेना कि डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा। ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक्सियल पॉइंट के कंपेयर में, क्योंकि एक्सियल पॉइंट एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, इक्वेटोरियल पॉइंट बहुत कम पूछा गया, जिसके चलते इस बार इक्वेटोरियल पॉइंट पूछने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आप देखोगे डायपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मान क्या हो, उसका डेरिवेशन देखना। उसके बाद आपका गॉसेस लॉ, गॉसेस लॉ का यूज करते हुए आपको 2 चीज पूछेगा। एक तो इनफाइनाइट पॉजिटिव लाइन चार्ज के चलते किसी एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इनफाइनाइट प्लेन शीट। हम लोग कल डील कर रहे हैं इसके बारे में।
इसका आंसर भी लिख चुके हैं, समझाया भी गया है कि इन्फानाइट लाइन चार्ज या फिर इन्फानाइट प्लेन शीट, दोनों में से किसी एक में से एक एग्जाम में आएगा ही। तो यहाँ पर लिखा गया गॉस लॉ का यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, किसके चलते? यूनिफॉर्मली इन्फानाइट लाइन चार्ज के चलते। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया आपको गॉस लॉ का यूज करते हुए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, किसके चलते? इन्फानाइट प्लेन चार्ज, इन्फानाइट प्लेन शीट चार्ज, इन्फानाइट प्लेन शीट जो होगा ना उसके चलते। अब हम बता रहे हैं आपको दोनों में से कोई आपको एक एग्जाम में देखने को चांसेस बहुत ज्यादा है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया कि किरचॉफ्स लॉ क्या है, और किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हुए व्हीटस्टोन ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हुए व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन लिखना है। आगे दिया है मिनिमम डेविएशन कहेंगे या फिर इसको हम लोग कहते हैं प्रिज्म फॉर्मूला, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन ए बाई 2। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। उसके बाद आपका लेंस मेकर फॉर्मूला आएगा ही इस बार, बहुत ज्यादा चांसेस है इसका। प्रिज्म फॉर्मूला या फिर लेंस मेकर फॉर्मूला, दोनों में से कोई आपको एक एग्जाम में देखने को मिलेगा, दोनों में से कोई एक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, दोनों आपको करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया आपको टॉर्क निकालना है, कोई एक जब कोई एक रेक्टेंगुलर लूप को किसी एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में रखेंगे। ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में अगर कोई एक हम लोग करंट कैरिंग लूप को रखते हैं, रेक्टेंगुलर लूप, तो ये लूप रोटेट करने लगेगा। अगर ये लूप रोटेट कर रहा है तो उसमें कितना टॉर्क आएगा, टॉर्क का मान क्या होगा, तो इसका डेरिवेशन देखना है इसको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल लिखना और कंस्ट्रक्शन लिखना है, और कैसे इसका वर्किंग है। क्या लिखना? प्रिंसिपल लिखना, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग किसका? मूविंग कॉइल एंड गैल्वेनोमीटर। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। आगे क्वेश्चन नंबर 9 में दिया बाइट-सवेट लॉ, और बाइट-सवेट लॉ का यूज करते हुए आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना ऑन एक्सियल पॉइंट या फिर एक्सिस में फाइंड करना, किसके चलते? एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, बहुत इंपॉर्टेंट, कोई एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है उसके चलते एक्सियल पॉइंट। इसको भी हम लोग कल डील कर चुके हैं क्लास में। अगर आपको इसका सारा वीडियो चाहिए तो कल वाला क्लास में सारा वीडियो डाल दिया गया है आंसर के साथ, तो आप उसको देख सकते हैं, आपको खोजना होगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में दिया आपको योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्या है उसको लिखना है, और फ्रिंज ब्रिथ का जो डेरिवेशन करना है। फ्रिंज ब्रिथ में जो लिख रहे थे हमें बीटा का मान, तो बीटा का मान का डेरिवेशन करके दिखाना कि फ्रिंज ब्रिथ का वैल्यू क्या होता है। योंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट लिखना है, उसके साथ साथ फ्रिंज ब्रिथ का डेरिवेशन करके दिखाना आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया? क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया कि मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या है। उसके बाद फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है ऑफ ए स्मॉल बार मैग्नेट, एक बार मैग्नेट के चलते मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहा है। तो दो जगह पूछ सकता है, इक्वेटोरियल पॉइंट पे पूछेगा या फिर आपको एक्सियल पॉइंट पे पूछेगा। तो आप देख लेना, इक्वेटोरियल पॉइंट भी देख लेना आपको और एक्सियल पॉइंट भी देख लेना कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं और एक्सियल पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया गया है राइट द प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर किसके प्रिंसिपल में काम करता है और वो उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और उसका वर्किंग कैसे होता है। ये सारे क्वेश्चंस आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप देख कर जाओगे और आपका एग्जाम के लिए आपको ऑल द बेस्ट, और आप बहुत अच्छे से एग्जाम लिखोगे। एग्जाम में लिखना है ना, आपको रुकना नहीं है। अगर कुछ भी नहीं आ रहा ना तो आप कुछ भी लिखोगे। एग्जामिनर आप अगर कॉपी भरोगे थोड़ा बहुत कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड तो आपको नंबर देगा ही, 5 नंबर है तो 2 नंबर मिलेगा ही। तो उसमें कोशिश करना। और सबसे पहला चीज क्या क्या है एग्जाम में ध्यान रखना, ये बात को समझना मेरा बात, इसकी मत वीडियो को स्किप मत कीजिए, पहले समझ लीजिए। फर्स्ट चीज क्या है, पहले आपको एमसीक्यू बनाना है, एमसीक्यू लिख लेना है, आंसर बाद में लिखना, 1 2 3 स्टेप से लिख लेना है। दूसरा आपको 5 मार्क्स में चला जाना, 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपको बनाना है। तीसरा आपको क्या करना, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन जो आएगा उसको बनाना। उसके बाद 4 नंबर आपके यहाँ 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन। फिजिक्स में टाइम कम मिलता है, 3 घंटा आपके लिए बहुत कम समय हो जाता है फिजिक्स के लिए, तो आप जितना जल्दी हो सके उसको बनाने की कोशिश करें। एमसीक्यू, फिर 5 मार्क्स, फिर 3 मार्क्स, फिर 1 मार्क्स, इस टाइप का करके बनाओगे। अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक अभी नहीं कीजिए, लाइक आप एग्जाम के बाद आकर करना है कि अगर आपका ये सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं या फिर मिला जुला क्वेश्चन आ जाता तो आपको लाइक कीजिएगा।